तो चलिए आज हम एक ऐसे भाषण की चीर फाड़ करने वाले हैं जिसने संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया था। 9 दिसंबर 2025 लोकसभा। कांग्रेस के विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी सुधारों पर बोलने के लिए खड़े होते हैं। और ये कोई आम भाषण नहीं था। समर्थकों ने तो इससे कहा लोकतंत्र बचाने वाली एक ऐतिहासिक दहाड़। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों ने कहा कि ये एक अच्छी तरह से रिहर्स की गई शिकायत थी। बिल्कुल। और आज हम इस भाषण की परतों को खोलना, इसके दावों की पड़ताल करना और ये समझना कि भारतीय राजनीति के इस बड़े नाटक में असल में चल क्या रहा है। और अगर इस पूरे भाषण के सार को एक लाइन में पकड़ना हो तो वो ये था, भारत की संस्थाओं पर, खासकर चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया गया है और उसी के जरिए वोट चुराए जा रहे हैं। रिपोर्ट इस तर्क को बड़े मजेदार ढंग से फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की थीसिस कहती है। अच्छा। हाँ, सुनने में बहुत बड़ा और गहरा लगता है, पर जब आप पूछें कि भाई ये हो कैसे रहा है, तो जवाब में सन्नाटा होता है। अच्छा, तो यहीं से शुरू करते हैं। संस्थाओं पर कब्जा। राहुल गांधी का मुख्य सिद्धांत था, वोट पर कब्जा करने के लिए आपको संस्थाओं पर कब्जा करना होगा। सुनने में तो ये किसी थ्रिलर फिल्म का डायलॉग लगता है। हाँ, और उन्होंने इसके पीछे एक पूरी कहानी बुनी। रिपोर्ट के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी थी कि आरएसएस की एक बहुत बड़ी मास्टर योजना है। उन्होंने पहले शिक्षा पर कब्जा किया, फिर चुनाव आयोग पर, और नतीजा वोटों की चोरी हो रही है। बिल्कुल एक सीधी साधी, आसानी से समझ में आने वाली कहानी। लेकिन यहीं पर रिपोर्ट एक ऐसा सवाल उठाती है जो पूरी कहानी की हवा निकाल देता है। राहुल गांधी ये भाषण विपक्ष के नेता के तौर पर दे रहे थे, जहां उनकी पार्टी ने अभी 99 सीटें जीती थी, और वो उस सरकार पर आरोप लगा रहे थे जिसके पास लगभग 2/3 बहुमत था। हाँ, तो रिपोर्ट कहती है, एक मिनट रुकिए, जिस सरकार के पास इतना प्रचंड बहुमत हो, उसे कुछ कब्जा करने की जरूरत ही क्यों है? वो तो विपक्ष को हर बिल, हर मुद्दे पर सीधे सीधे वोट से हरा सकती है। ये तो ऐसा हुआ कि कोई रेसलर जो मैच जीत चुका है वो कहे कि मैंने रेफरी को भी खरीद लिया था। अरे भाई, जरूरत क्या थी? यही तो इस विश्लेषण का सबसे तीखा सवाल है। क्या ये आरोप जमीनी हकीकत से मेल खाता है? रिपोर्ट इस बात पे जोर देती है कि पूरे भाषण में एक बार भी ये नहीं बताया गया कि ये कब्जा किया हुआ चुनाव आयोग काम कैसे कर रहा है। क्या कोई सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है? क्या ईवीएम में कोई गुप्त बटन है? ये कब्जा किसके इशारे पर हो रहा है? ये सारी बातें गायब थीं। बस एक दमदार आरोप था जिसके पीछे कोई सबूत या तरीका नहीं बताया गया। तो ये थी बड़ी तस्वीर। अब आते हैं उन 3 खास इल्जामों पर जिसे रिपोर्ट कहती है 3 अध्यायों वाला संगीतमय नाटक। पहला और सबसे बड़ा आरोप, चुनाव आयुक्त के चयन पैनल से भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई को क्यों हटाया गया। इसे ऐसे पेश किया गया जैसे ये लोकतंत्र की बुनियाद पर सीधा हमला हो। और यही रिपोर्ट अपना पहला रियलिटी चेक देती है। वो बताती है कि ऐतिहासिक रूप से सीजेआई दशकों तक इस पैनल का हिस्सा नहीं रहे हैं। उन्हें पैनल में शामिल करना एक हालिया प्रयोग था, कोई सदियों पुरानी परंपरा नहीं जिसे तोड़ा गया हो। लेकिन रिपोर्ट एक और भी गहरा और तार्किक सवाल उठाती है जो ज्यादा दिलचस्प है। वो क्या? रिपोर्ट कहती है, चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि सभी संस्थाओं पर वाकई कब्जा हो चुका है, जैसा कि दावा है। तो क्या न्यायपालिका, जिसमें सीजेआई भी शामिल है, उस कब्जे से पूरी तरह बची होगी? अगर पूरा सिस्टम ही कब्जे में है, तो सिर्फ एक व्यक्ति की मौजूदगी उस कब्जे को कैसे रोक सकती है? ये एक ऐसा लूपहोल है जिसका जवाब भाषण में कहीं नहीं मिलता। वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तर्क अपनी ही जाल में फंस रहा है। तो एक तरफ तो सीजीआई वाले तर्क में ही एक बड़ा छेद था। क्या उनके दूसरे आरोपों में ज्यादा दम था? दूसरा आरोप था 2023 के कानून को लेकर, जिससे चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा दी गई। हाँ, और इसे ऐसे पेश किया गया मानो सरकार ने उन्हें कुछ भी करने का फ्री पास दे दिया हो। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक सच्चाई इसकी ठीक उलट है। चुनाव आयुक्तों को हमेशा से कार्यकाल की सुरक्षा और स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। बिल्कुल। 2023 का कानून उसी ढांचे को और मजबूत और स्पष्ट करने के लिए लाया गया था, ताकि उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप से और बेहतर तरीके से बचाया जा सके। एक मिनट, तो क्या रिपोर्ट ये कह रही है कि ये कानून असल में चुनाव आयोग को ज्यादा आजाद बनाने के लिए था और उसी को हमले की तरह पेश किया गया? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर रिपोर्ट एक और विरोधाभास सामने रखती है। वो कहती है, यहाँ दो में से एक ही बात सच हो सकती है। या तो स्वतंत्रता को मजबूत करने वाले इस कानून ने किसी तरह चुनाव आयोग को निर्भर बना दिया, जो कि अपने आप में बेतुकी बात है,
या फिर ये मान लिया जाए कि कानून आने से पहले ही पूरी संस्था बिकी हुई थी। अच्छा। पर अगर संस्था पहले से ही बिकी हुई थी तो फिर इस कानून से क्या फर्क पड़ता? दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। ये तो वाकई एक पहेली जैसी बात हो गई। एक तरफ आज़ादी दी जा रही है और दूसरी तरफ आरोप है कि वो कब्जे में है। अब आते हैं तीसरे और सबसे नाटकीय आरोप पर, जो सुनने में किसी जासूसी फिल्म की कहानी लगता है। एक नया नियम चुनावी फुटेज को 45 दिनों के बाद हटाने की इजाजत क्यों देता है? हाँ, इसे ऐसे पेश किया गया मानो देश के सबसे बड़े चुनाव के सबूतों को साजिशन मिटाया जा रहा हो, और रिपोर्ट इसका भी पूरा संदर्भ देती है। देखिए, भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन है। चुनाव आयोग के पास सालों से डेटा मैनेजमेंट के सख्त प्रोटोकॉल हैं। फुटेज को कब तक रखना है और कब हटाना है, ये प्रक्रियाएं स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक सहूलियत जैसे व्यवहारिक कारणों से बनी है। तो ये कोई नया या अनोखा नियम नहीं है? बिल्कुल नहीं। और रिपोर्ट यहाँ एक बहुत ही चुटीला सवाल पूछती है। वो कहती है कि अगर ये नियम सच में चुनावी धांधली छिपाने के लिए बनाया गया होता तो आज हमारे पास क्या होता? हमारे पास विसल ब्लोअर होते जो लीक हुई फुटेज जारी कर रहे होते। हमारे पास कंप्यूटर वैज्ञानिकों के रिसर्च पेपर होते जो बताते कि 45 दिनों में डेटा के साथ कैसे हेराफेरी की जा सकती है। पर भाषण में ऐसा एक भी सबूत पेश नहीं किया गया। सिर्फ ये माहौल बनाया गया कि 45 दिनों की समय सीमा अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये थे वो 3 आरोप जो जांचने पर मतलब खोखले साबित हुए। अब बात करते हैं राहुल गांधी के दिए 3 समाधानों की। पहला, हमें ईवीएम सिस्टम का पूरा आर्किटेक्चर यानी उसका ब्लूप्रिंट दीजिए। दूसरा, हमें ईवीएम मशीनों तक पूरी पहुंच दीजिए। और तीसरा, उस कानून को बदलिए जो चुनाव आयुक्त की रक्षा करता है। इन प्रस्तावों का विश्लेषण रिपोर्ट बहुत ही मजेदार तरीके से करती है। आर्किटेक्चर और एक्सेस की मांग की तुलना वो कोका कोला के सीक्रेट फॉर्मूले को मांगने से करती है, क्योंकि आपको शक है कि उसमें जहर मिला है। अरे भाई! किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का पूरा तकनीकी ढांचा सार्वजनिक कर देना एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा है। रिपोर्ट कहती है कि इसे पारदर्शिता नहीं, सरासर बेवकूफी कहा जाएगा। ये तो दुश्मन को अपने घर की तिजोरी की चाबी देने जैसा है। और विपक्षी दलों को वोटिंग मशीनों तक बेरोक-टोक पहुंच देने का विचार, उस पर रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट मजे में पूछती है, हाँ, इससे भला क्या गलत हो सकता है? सोचिए, अगर हर पार्टी के लोग मशीनों के साथ अपनी मर्जी से छेड़छाड़ करने लगें तो क्या होगा? चुनाव नतीजों पर भरोसा ही खत्म हो जाएगा। हर हारने वाली पार्टी कहेगी कि जीतने वाली पार्टी ने मशीन में गड़बड़ कर दी। सही बात है। चुनाव आयोग का मौजूदा मॉडल, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों की निगरानी में नियंत्रित जांच होती है, शायद इसीलिए बनाया गया है ताकि इस तरह की अराजकता से बचा जा सके। अब आते हैं तीसरे समाधान पर, यानी कानून बदलने की मांग। रिपोर्ट के अनुसार ये पूरे भाषण का सबसे बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ आप दावा करते हैं कि चुनाव आयोग पर कब्जा इसलिए है क्योंकि वो बहुत स्वतंत्र है और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, और दूसरी तरफ आप समाधान देते हैं कि उसे राजनीतिक निगरानी के प्रति और ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। अरे भाई, अगर आजादी ने उन्हें कब्जा किया हुआ बना दिया तो उन्हें राजनीतिक रूप से निर्भर बनाने से क्या वो और निष्पक्ष हो जाएंगे? ये तो ऐसा है जैसे आप कहें कि डॉक्टर बहुत आज़ाद है, इसलिए मरीज का गलत इलाज कर रहा है, तो अब से इलाज का फैसला अस्पताल का मैनेजर करेगा। बिल्कुल, ये तरकीब अपने आप में उल्टा है। तो अगर आरोप कमजोर थे और समाधान अव्यावहारिक, तो रिपोर्ट के हिसाब से इस भाषण का असली मकसद क्या था? ये भाषण दिया ही क्यों गया? यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट के अनुसार भाषण का असली ट्रिगर था 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का एक विशेष गहन संशोधन, जिसे अंग्रेजी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कहते हैं। अच्छा, ये भाषण सिर्फ ऊंचे सिद्धांतों के बारे में नहीं था, बल्कि एक बहुत ही खास राजनीतिक घटना से जुड़ा था। और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इनमें से 2 बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु गैर भाजपा दलों के शासन में हैं और वहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं। और आरोप ये था कि चुनाव आयोग जानबूझकर उन मतदाताओं के नाम सूची से हटा रहा है जो भाजपा के खिलाफ वोट कर सकते हैं, ताकि भाजपा को फायदा पहुंचाया जा सके, थी असली वजह। लेकिन यहीं पर एक ऐसी जानकारी सामने आती है जो भाषण में बिल्कुल गायब थी और जिसने पूरे मामले को पलट दिया। हाँ, और यही इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की और चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यह प्रक्रिया सही और वैध है। 1 मिनट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को देखा और कहा कि सब ठीक है, और इस इतनी बड़ी जानकारी का जिक्र राहुल गांधी ने अपने भाषण में किया ही नहीं? बिल्कुल नहीं।
और रिपोर्ट एक और बात पर ध्यान दिलाती है। जब बिहार में कुछ साल पहले ऐसा ही SIR हुआ था और उसके बाद भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की थी, तब विपक्ष ने संस्थागत कब्जे पर कोई सवाल नहीं उठाया था। ये सिस्टम में धांधली का आरोप तभी सामने आता है जब नतीजे आपके पक्ष में आने की उम्मीद ना हो। तो ये तो बहुत कुछ कहता है। रिपोर्ट के मुताबिक भाषण में सबूत तो गायब थे ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी नहीं थी कि दूसरे देश EVM सुरक्षा कैसे संभालते हैं। सही कहा, कोई वैकल्पिक मॉडल भी नहीं सुझाया गया कि अगर EVM नहीं तो क्या, कागज के बैलेट, ब्लॉकचेन वोटिंग। और जो मौजूदा सुरक्षा प्रणालियां हैं जैसे VVPAT ऑडिट या सभी दलों के एजेंटों की मौजूदगी, उनका तो जिक्र तक नहीं किया गया। सही कहा। और ये सब हमें इस भाषण के पीछे के मेटा नैरेटिव यानी बड़ी कहानी की ओर ले जाता है। रिपोर्ट का तर्क है कि यह भाषण चुनावी सुधार के बारे में कम और चुनावी हार की हताशा से उपजी एक कहानी के बारे में ज्यादा था। ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि हम इसलिए नहीं हार रहे हैं कि हमें जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, बल्कि इसलिए हार रहे हैं क्योंकि पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। रिपोर्ट में शतरंज के खिलाड़ी का एक शानदार उदाहरण दिया गया है। वो कहती है कि ये उस खिलाड़ी की तरह है जो मैच हारने पर ये मानने के बजाय कि उसका प्रतिद्वंदी बेहतर खेला, ये दावा करने लगता है कि शतरंज की बिसात में ही धांधली थी। बिल्कुल, ये एक बहुत असरदार कहानी होती है क्योंकि ये आपको अपनी कमियों को देखने से बचाती है और सारी जिम्मेदारी सिस्टम पर डाल देती है। लेकिन रिपोर्ट एक संतुलित नजरिया भी रखती है। वो पूछती है, क्या भारतीय चुनाव प्रणाली एकदम दूध की धुली है? नहीं। क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? हाँ, हमेशा है। लेकिन रिपोर्ट का निष्कर्ष साफ है, संस्थागत कब्जे का कोई ठोस दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया। सुधार के लिए तथ्यों पर आधारित तर्कपूर्ण बहस की जरूरत होती है, सिर्फ सनसनीखेज आरोपों की नहीं। और इसीलिए रिपोर्ट भाषण को एक परफॉर्मेंस रिव्यू में मजेदार स्कोर देती है। नाटकीयता 10 में से 9, सबूत 10 में से 0 और तर्क 10 में से 2। ये दिखाता है कि भाषण का मकसद जानकारी देना कम और माहौल बनाना ज्यादा था। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, हमने एक ऐसे भाषण की परतें खोलीं जो राजनीतिक रंगमंच का एक बेहतरीन नमूना था। ड्रामा था, इमोशन था, कहानी थी। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार जब तथ्यों और सबूतों की कसौटी पर कसा गया तो ये काफी कमजोर निकला। सही कहा, इसने ऐसी समस्याओं के लिए ऐसे समाधान सुझाए जो शायद और भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। और अंत में ये रिपोर्ट हमें एक बड़े और गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। हाँ, रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि आज की भारतीय राजनीति में अक्सर हकीकत से ज्यादा कहानी मायने रखती है। ये सिर्फ चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि लोगों को ये यकीन दिलाने के बारे में है कि आपको जीतना चाहिए था, भले ही आप हारे हों। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। यानी कि राजनीति अब सच के बारे में नहीं, बल्कि इस बात के बारे में है कि कौन बेहतर कहानी सुना सकता है। और यहीं से वो सवाल उठता है जो शायद आज सबसे जरूरी है। जब राजनीतिक संवाद नीति और सबूतों से ज्यादा प्रदर्शन और नाटक के बारे में हो जाए, तो एक आम नागरिक सुधार की सच्ची मांगों और सिर्फ रणनीतिक तौर पर गढ़ी गई कहानियों के बीच फर्क कैसे करें?